बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम डेटाबेस के हवाले से और डेटाबेस सिस्टम के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना, वो है डेटाबेस मॉडल्स। यानी जब हमने एक डेटाबेस सिस्टम बनाना होता है तो उसमें मौजूद जो एंटिटीज़ होती हैं, जिसका भी आगे चल के मैं जिक्र करता हूँ, एंटिटीज़, और उन एंटिटीज़ को किस तरह से आपस में रिलेट किया जाए, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। उसको कहते हैं डेटाबेस मॉडल। यानी उस डेटाबेस में जितनी भी एंटिटीज़ होंगी वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इसको डेटाबेस मॉडल का नाम दिया जाता है। तो बिफोर आई स्टार्ट के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जस्ट यहाँ पे एंटिटी की डेफिनेशन आप याद रखिएगा ताकि आपको पता चल सके जब मैं आगे चल के एंटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आपको पहले से पता हो कि एंटिटी क्या होती है। हर वो चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं उसको एंटिटी का नाम दिया जाता है। अगले चैप्टर्स में जाके इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने फिल वक्त इसकी इतनी ही डेफिनेशन को याद रखना है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में हम मालूमात अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसको एंटिटी कहते हैं। एंटिटी कोई शख्स भी हो सकता है, एंटिटी कोई जगह का नाम भी हो सकता है, या एंटिटी कोई चीज़ या कोई इवेंट भी हो सकता है। तो चूँकि इस टॉपिक में एंटिटी का जिक्र आएगा इसलिए आपको ये जहन में पहले से बात हो। मिसाल के तौर पे हमने स्टूडेंट की डेटाबेस बनानी है तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। अगर हमने डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री उसकी डेटाबेस बनानी है तो सिटीज़ आर दी एंटिटीज़। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉई आपके हैं, आपके इदारे में काम करने वाले, आप चाहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर की जाए तो एम्प्लॉई एक एंटिटी होगा। तो इस तरह कोई भी चीज़ जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं उसको एंटिटी कहा जाता है। तो बात हम कर रहे थे डेटाबेस मॉडल्स की। तो 3 तरह के मॉडल होते हैं। पहला है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा है रिलेशनल मॉडल। 3 तरह के ये मॉडल हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। कुछ पॉइंट्स पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी डिटेल में आता हूं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इस मॉडल को इन्वर्टेड ट्री का नाम दिया जाता है। अब क्यों कहते हैं, अब आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसमें जो टॉप एंटिटी होती है उसको रूट एंटिटी या रूट का नाम दिया जाता है। इस मॉडल में जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि तमाम एंटिटीज़ को जो कि इस डेटाबेस की होती हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, उस चार्ट की तरह जब आप अपने तमाम एंटिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक मॉडल तैयार करते हैं, उस मॉडल को नाम दिया जाता है हायरार्किकल मॉडल। अब मैंने अभी पहला पॉइंट बताया इन्वर्टेड ट्रीज को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे टॉप पे एंटिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, रूट। आमतौर पे जो ट्री होता है जिसको उर्दू में हम दरख्त कहते हैं उसकी रूट नीचे होती है, लेकिन इसमें जो रूट है वो टॉप पे। जैसे आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये जो रूट है ये टॉप पे है और उसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। अब चूंकि इसकी रूट टॉप पर मौजूद है इसलिए इसको हम इन्वर्टेड ट्री का नाम देंगे। और आपने आम तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को, उसकी हायरार्की को इसी तरह से देखा होगा ऑर्गेनाइज होते हुए, इसलिए इस मॉडल को हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। यानी इस मॉडल में जो सबसे मेन एंटिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है और उसके बाद जो सबॉर्डिनेट एंटिटी होती हैं वो उसके नेक्स्ट लेवल पे आती हैं और उसके बाद उनकी जो सबॉर्डिनेट एंटिटीज होती हैं वो उसके नेक्स्ट लेवल पे मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे टॉप पे एंटिटी मौजूद है चेयरमैन की, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे एंटिटीज़ हैं वो हैं जनरल मैनेजर्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे एंटिटीज़ मौजूद हैं वो हैं तमाम मैनेजर्स। इस तरह हर एक नेक्स्ट लेवल पे प्रीवियस एंटिटी की सबॉर्डिनेट एंटिटीज़ मौजूद होंगी। तो यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से मिलता जुलता हो और उस मॉडल के अंदर अपनी तमाम एंटिटीज़ को हम ऑर्गेनाइज करें
तो ऐसे मॉडल को नाम दिया जाता है हायरार्किकल मॉडल का। जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक नोड जो वो एक एंटिटी को शो करता है, और एंटिटी का जो नेक्स्ट लेवल होता है, जैसे इसका नेक्स्ट लेवल ये है, वो उसकी सबऑर्डिनेट एंटिटी कहलाती है। और अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये तमाम एंटिटीज़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो कर रही होती हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये एंटिटी पेरेंट एंटिटी है और ये दोनों एंटिटीज़ इसकी चाइल्ड एंटिटीज़ हैं, इसी तरह ये एंटिटी पेरेंट एंटिटी है और ये तमाम एंटिटीज़ इसकी चाइल्ड एंटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि इस मॉडल में तमाम एंटिटीज़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो कर रही होती हैं। इस मॉडल में एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि एंटिटीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि हर एंटिटी की एक पेरेंट एंटिटी हो, चाहे उस पेरेंट एंटिटी की चाइल्ड एंटिटीज़ एक से ज़्यादा हों, लेकिन हर चाइल्ड एंटिटी की या चिल्ड्रन एंटिटीज़ की सिर्फ एक ही पेरेंट एंटिटी होनी चाहिए। तो तब ही ये हायरार्किकल मॉडल सही तरीके से बनता है। यानी पेरेंट एंटिटी एक होनी चाहिए और उसकी एक से ज़्यादा चाइल्ड एंटिटीज़ हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइल्ड एंटिटी की एक से ज़्यादा पेरेंट एंटिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इस मॉडल का ड्रॉबैक ये होता है कि हम इसमें मैक्सिमम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। मसलन देखें, इसका रिलेशनशिप इससे तो बन गया है, इनका रिलेशनशिप इस एंटिटी के साथ तो है, लेकिन इसका रिलेशनशिप इसके साथ हम यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि चाइल्ड एंटिटी की एक से ज़्यादा पेरेंट एंटिटीज नहीं हो सकती। ये इस हायरार्किकल मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इसमें हम मैक्सिमम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसका नाम है नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर आपस में नेटवर्क किए जाते हैं और हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ताकि इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, तो बिल्कुल इसी तरह से इस नेटवर्क मॉडल को डेवलप किया गया। हायरार्किकल मॉडल की जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करने के लिए कि जो उसमें हम मैक्सिमम रिलेशनशिप शो नहीं कर सकते, मैक्सिमम एंटिटीज़ को आपस में लिंक नहीं कर सकते, इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इट इज़ कंसीव्ड एज अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, यानी इसमें इस चीज़ को शो करने की कोशिश की गई कि ऑब्जेक्ट्स और उनके आपस में रिलेशनशिप को फ्लेक्सिबल किया जा सके, यानी मैक्सिमम रिलेशनशिप हम बना सकें। अब जैसे आप इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें तमाम एंटिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। जैसे कस्टमर की एंटिटी स्टोर की एंटिटी से रिलेटेड है, सेल्समैन की एंटिटीज स्टोर की एंटिटी से रिलेटेड है, यानी बिल्कुल कंप्यूटर के नेटवर्क की तरह एक नेटवर्क बन गया, तमाम एंटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में शो कर दी गई हैं। इस मॉडल में मल्टीपल पेरेंट्स भी शो हो रहे हैं और उनके चाइल्ड एंटिटीज़ भी शो हो रही हैं और तमाम एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये मॉडल कंपैरेटिवली स्लो भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आता है वो ये है, मैं ज़रा दोबारा से इस मॉडल को दिखाता हूँ। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि हम आपस में तमाम एंटिटीज़ का रिलेशनशिप तो शो कर देते हैं, लेकिन एक चाइल्ड एंटिटी की मल्टीपल पेरेंट एंटिटी शो हो जाती है। जैसे आप इस ऑर्डर एंटिटी को देखें तो ये एक चाइल्ड एंटिटी है और इसकी पेरेंट एंटिटी कस्टमर भी बन गई, पेरेंट एंटिटी मैनेजर भी है और पेरेंट एंटिटीज़ की सेल्समैन भी है। इस तरह से एंटिटीज़ को आपस में लिंक करने का, एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करने का ये नुकसान होता है कि एक चाइल्ड एंटिटी के एक से ज़्यादा पेरेंट एंटिटी आ जाती हैं, जो कि इस मॉडल को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तीसरा मॉडल है रिलेशनल मॉडल, और इसको बनाने का मकसद ये था कि तमाम जो प्रॉब्लम्स नेटवर्क मॉडल में या हायरार्किकल मॉडल में उसको ओवरकम किया जा सके। डॉक्टर E.F. कोड ने इस मॉडल को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। अब इसके नाम से ज़रा देखें, रिलेशनल मॉडल, इसका मतलब है रिलेशन कहते हैं टेबल को, यानी डेटाबेस में अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के तो
टेबल को रिलेशन कहा जाता है। रिलेशनल मॉडल ये होता है कि आप अपनी एंटिटीज को टेबल में कन्वर्ट करें और उन तमाम टेबल्स को आपस में आप लिंक कर दें। टेबल वो होगा जो किसी एंटिटी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करेगा। जैसे आप देखें, आपने यहाँ पे एक टेबल बना दिया एंटिटी का, दूसरा टेबल यहाँ पे बना दिया, तीसरा टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इन टेबल्स को आपस में आपने एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप एक ही टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल से इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मॉडल चूंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब वो आपस में रिलेशनशिप शो भी नहीं करने पड़ते। आप सिंपली एंटिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं टेबल्स में, टेबल में इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते हैं और तमाम टेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके डायग्राम को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आपको बड़े आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा। ये हमारी एंटिटी 1 है, ये एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है। ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। इसी तरह एंटिटी 4, 5 और 6 पे आपस में लिंक है। अगर एंटिटी 4 एंटिटी 2 से लिंक है तो अल्टीमेटली एंटिटी 5 भी इन सबसे लिंक हो जाती है, एंटिटी 6 भी इन सबसे लिंक हो जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत या शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज़ इस मॉडल को ज़्यादा आसान और इजी टू अंडरस्टैंड कर देती है। आजकल तमाम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं, इसी रिलेशनल मॉडल को यूज़ करते हुए टेबल्स बना के आपस में टेबल्स को लिंक कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।